हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है फ्रेंड, जो कि इस वीडियो में हम लोग सीआरसी का कुछ नॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ क्या होता है, इसको लाने के पीछे क्या मोटिव है, ठीक है। आरपीओ का स्टेट वाइज क्या टारगेट है और डिफरेंट स्टेट में आरपीओ का अलग अलग क्यों टारगेट दिया गया, और फिर आरपीओ से आरसीओ में क्यों शिफ्ट हुआ, रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन में क्यों शिफ्टिंग हुआ। आरसीओ जो रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन है और आरपीओ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है फ्रेंड, दोनों का गवर्निंग बॉडी कौन है, ठीक है। आपका आरसीओ ऑब्लिगेशन है या आपका आरपीओ ऑब्लिगेशन है, इसका कंप्लायंस कैसे अचीव होगा, इसके बाद ये किस पे एप्लीकेबल होगा, जो आरपीओ एंड आरसीओ के लिए जो आपका डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स है वो कौन होता है। जैसे इसमें डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होता है, कैप्टिव पावर प्लांट यूजर्स होता है, उसके बाद ओपन एक्सेस कस्टमर्स जैसे कि आपका लार्ज इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल जो यूज़ करते हैं, लार्ज कॉमर्शियल और इंडस्ट्री कंज्यूमर्स, ये सभी को डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स माना गया है और इन्हीं कंज्यूमर्स पे ये आरपीओ एंड आरसीओ एप्लीकेबल होता है। तो बहुत सारा डिटेल हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड अभी 2025 में सीआरसी ने एक नया रूल्स लाया कि वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। अभी तक फ्रेंड हम लोग फिजिकल पावर परचेज एग्रीमेंट पढ़े थे, जिसमें के तहत एग्रीमेंट के बाद इसमें पावर का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। मतलब अगर कोई कंपनी अगर कंज्यूमर्स किसी कंपनी के साथ पीपीए करता था तो उतना मेगावाट का फिजिकल डिलीवरी होता था, बट वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत आपका फिजिकल पावर का आपका डिलीवरी नहीं होता है। तो ये क्या है और इसके पीछे लाने के पीछे क्या मोटिव है, बहुत सारा टॉपिक मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में बने, तो सभी पार्ट को फ्रेंड देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि आरपीओ क्या होता है, आरसीओ क्या होता है, आरपीओ आरसीओ में क्या बेसिक डिफरेंस है, वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट क्या है, ये किस प्रकार से पीपीए जो नॉर्मल पीपीए होता है इससे किस प्रकार ये डिफर करता है। तो 2 या 3 पार्ट में बनेगा फ्रेंड ये वीडियो, तो सभी पार्ट्स को जरा देखें और मज़ा आएगा फ्रेंड, इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा फ्रेंड्स, और पावर प्लांट से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके हमसे डायरेक्टली जुड़ चुके हैं, उन सभी को धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इस पार्ट में हम लोग डिटेल से रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरपीओ या आरसीओ लाने के पीछे क्या मोटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक की पॉलिसी टूल्स है। तो की पॉलिसी टूल्स डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राइव द कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी की तरफ हमको शिफ्ट करना है। जनरली आपका जो पावर का जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली 2 सोर्सेस से होता है, एक आपका फॉसिल फ्यूल से होता है, एक आपका नॉन फॉसिल सोर्सेस से होता है। तो मैक्सिमम जो एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा था फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से हो रहा था, और इससे आपका इमिशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो कंट्रीज का एनर्जी का जो शिफ्टिंग है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ, वो क्लीन एनर्जी की तरफ। और इसके पीछे मेन मोटिव क्या है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया का कमिटमेंट है कि इंडियाज एम टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स। 2005 में जितना भी एमिशन का लेवल था
उससे 45% तक रिड्यूस कर देना है 2030 तक, ताकि आपको 2070 तक जो ग्लोबल टू मीट द ग्लोबल कमिटमेंट नेट जीरो कर देना है 2070 तक, आपको इमिशन बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपका ग्लोबल टेम्परेचर आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है। और इसी के तहत पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया के साइड से कमिटमेंट हुआ था कि 2005 में जितना भी एमिशन था 2030 तक उस एमिशन का 45% तक हमको रिड्यूस कर देना है। और साथ ही साथ एक कमिटमेंट आया कि इंडिया का जितना भी कुमुलेटिव इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 50% टू बी जनरेटेड फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेस। नॉन फॉसिल सोर्सेस से का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% होना चाहिए टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में। अभी तो आपका 2030 का ये गोल था, 2035 का भी नया गोल आ गया है फ्रेंड, और जिसमें बोला गया है कि आपका जो इमिशन इंटेंसिटी टू बी रिड्यूस बाय 47% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस पर यूनिट ऑफ जीडीपी। 2030 तक आपको टारगेट था 45% तक रिड्यूस करना है 2005 के लेवल से, 2035 में इसको बढ़ा के 47 तक रिड्यूस करना है। और साथ ही साथ 60% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी टू बी जनरेटेड फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेस। 2030 तक आपका 50% आपका नॉन फॉसिल सोर्सेस से जनरेट होना चाहिए था, बट 2035 में इसको इस लेवल को इंक्रीज करके 60% कर दिया गया है कि 60% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी टू बी जनरेटेड फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेस। तो ये नॉन फॉसिल सोर्सेस में क्या आता है फ्रेंड? आपका सोलर आता है, विंड आता है, आपका हाइडल आता है, बैटरी स्टोरेज है। तो ये सभी से हमको जनरेट करना है ताकि इंडिया का जो कमिटमेंट है, ग्लोबल कमिटमेंट है टू नेट जीरो, आपको 2070 तक अचीव कर लेना है फ्रेंड। इसी को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट लाया गया। तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड द नेशनल टैरिफ पॉलिसी ऑफ 2016। जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया वो अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड द नेशनल टैरिफ पॉलिसी ऑफ 2016। RPO is a regulatory mechanism mandated by the Electricity Act 2003 in India। इसको मैंडेट किया गया, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पॉलिसी है इसको बोल दिया गया, नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना। और ये हर स्टेट को टारगेट दिया गया है कि RPO को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो RPO क्या है? एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म मैंडेट बाय द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इन इंडिया, और इट रिक्वायर्स सर्टेन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज to purchase a minimum percentage of their total electricity consumption from renewable energy sources। RPO के तहत ये बोला गया कि जो भी ऑब्लिगेटरी एंटिटीज हैं, जो भी आपका ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, ऑब्लिगेटेड एंटिटीज में इसको 3 क्लासिफाइड किया गया फ्रेंड, हम लोग आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक आपका है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको हम लोग डिस्कॉम कहते हैं। एक कैप्टिव पावर प्लांट यूजर्स है, जो अपने प्लांट में कैप्टिव पावर प्लांट खोलते हैं। और थर्ड है आपका ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, जो कि आपका लार्ज कंज्यूमर्स होता है, कॉमर्शियल कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल होता है। तो उसको बोला गया, ये हाउस होल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें 3 टाइप का ही ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, जो आपका डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स है, बोला गया कि कैप्टिव पावर प्लांट यूजर्स है, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स है, जिसमें कि आपका कॉमर्शियल यूजर्स होता है और लार्ज इंडस्ट्री होता है, और थर्ड में आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो डिस्कॉम होता है, उसके लिए। उसको ये बोला गया कि आपका जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस होता है उसका मिनिमम एक डिसाइड किया गया है, मिनिमम परसेंटेज आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही खरीदना होगा, परचेज करना होगा।
अगर आपका 100 मेगावाट यूनिट 100 मेगावाट आवर अगर आपका कंजम्पशन है तो इसका मिनिमम मान लीजिए 25% है, मानते हैं अगर एग्जाम्पल से, तो 25% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन शुड बी परचेज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो फ्रेंड आरपीओज क्या हो गया? आरपीओज आर मैंडेट रिक्वायरिंग सर्टेन डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स आप समझ चुके हैं फ्रेंड कि कैप्टिव पावर प्लांट यूजर्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स जो कि आपका कॉमर्शियल यूजर्स है या इंडस्ट्रियल है, और एक आपका डिस्कॉम होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम होता है। इसको एक मैंडेट कर दिया गया है टू प्रोक्योर ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उसको मैंडेट कर दिया गया है कि आपका जितना भी टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसका एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ जो है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही प्रोक्योर करना पड़ेगा। दिस पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इन द ओवरऑल एनर्जी मिक्सेस। इस पॉलिसी को लाने के मेन पीछे जो मोटिव है फ्रेंड वो क्या है? टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इन द ओवरऑल एनर्जी मिक्सेस। मतलब आपका फॉजिल फ्यूल्स का भी एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉजिल फ्यूल्स का भी एनर्जी हो, ये दोनों का मिक्सिंग हम लोग यूज़ करें ताकि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉजिल्स फ्यूल्स एंड मिटिगेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब ये एक पॉलिसी है टू इंक्रीज द मार्केट फॉर द रिन्यूएबल सोर्सेस। ये रिन्यूएबल सोर्सेस के लिए एक मार्केट ओपन कर रहा है एंड टू एक्सेलरेट इट्स एडॉप्शन। और उसको मैंडेट कर दिया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को आपको एडॉप्ट करना है ताकि जो फॉजिल्स फ्यूल के प्रति जो डिपेंडेंसी है वो आपका डिक्रीज हो और इससे मिटिगेट द इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेज आता है ड्यू टू द पॉल्यूशन क्रिएटेड फ्रॉम द फॉजिल्स फ्यूल्स उसको भी हम रिड्यूस कर सकें। और जो पेरिस कन्वेंशन है उसमें जो इंडिया का जो कमिटमेंट है उसको अचीव किया जा सके। फ्रेंड ये जो आरपीओ लाया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 86(1)E में मेंशन किया गया है और ये मैंडेट कर दिया गया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को टू स्पेसिफाइज आरपीओज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसी इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट टू स्पेसिफाई दैट ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू बी सोर्स फ्रॉम द रिन्यूएबल्स एनर्जी। बोला गया है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कि अपने स्टेट में एक आरपीओ का टारगेट दीजिए कि जो भी उस स्टेट के अंदर आपका डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं उनको इतना मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही प्रोक्योर करें। और आरपीओ को भी स्पेसिफाई कर दिया गया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये मैंडेट कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 86(1)E के तहत। मैंडेट स्टेट SERC टू स्पेसिफाई RPOs फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग in their respective state to specify that a portion of electricity consumption to be procured to be sourced from the renewable energy। और नेशनल टैरिफ पॉलिसी ऑफ 2016 के तहत ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ये डायरेक्ट किया गया टू सेट ए प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग आरपीओ टारगेट टू रिफ्लेक्ट द इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस इट्स नेट इमिशन by 2030। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 के तहत SERC जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ये डायरेक्ट किया गया कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में एक प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग आरपीओ टारगेट सेट कीजिए ताकि जो इंडिया का जो कमिटमेंट है नेट जीरो का वो रिफ्लेक्ट हो सके। इसमें ये आरपीओ किस किस पे लागू होता है फ्रेंड? तो इसको 3 मेजर कंज्यूमर्स कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी जिसको जो है डिस्कॉम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे लागू होता है। एक आपका कैप्टिव पावर प्लांट यूजर्स, और थर्ड जो है वो ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स होता है जिसमें आपको लार्ज इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल यूजर्स होता है। तो इसी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया जिसपे कि आपको मैंडेट है कि आपको आरपीओ को अपनाना होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस।
देखिए, दीज आर द यूटिलिटी कंपनीज लाइक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और प्राइवेट डिस्कॉम। इसका मेन काम क्या होता है? टू सप्लाई द पावर टू इट्स सिटीज। और इस डिस्कॉम कंपनी को मैंडेट कर दिया गया है कि जितना आपका टोटल पावर परचेज करते हैं, जितना पावर आपका आता है, डिमांड है, उसका मिनिमम परसेंटेज आपको ग्रीन एनर्जी जनरेटर से खरीदना पड़ेगा, जो कि आपका विंड जनरेटर होता है, सोलर जनरेटर एंड हाइड्रो जनरेटर। इससे आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल पावर कंजम्पशन जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए। जैसे अगर कोई स्टेट डिस्कॉम है, मान लेते हैं स्टेट डिस्कॉम, अगर 10,000 मिलियन यूनिट जो एनुअली, अगर कोई स्टेट डिस्कॉम है वो 10,000 मिलियन यूनिट एनुअली पावर परचेज करता है टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स सिटीज। सिटी को सप्लाई कर रहा है। और किसको सप्लाई करता है? टू द हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस को, जो उसके सिटी में हाउस होल्ड है, बिजनेसेस, सबको अपना ही पावर सप्लाई कर रहा है। तो इसको ये मैंडेट कर दिया गया है कि एज पर द आरपीओ रेगुलेशन मिनिमम, सपोज कीजिए कि आपका 25% मान लीजिए उस स्टेट का आरपीओ है, तो उसको मैंडेट कर दिया गया है कि 10,000 मिलियन यूनिट का 25% आपका कितना होता है? 2500 मिलियन यूनिट। ये मिलियन यूनिट ऑफ पावर जो है वो ग्रीन एनर्जी जनरेटर से ही लेना होगा। मतलब आपका विंड, हाइड्रो एंड सोलर पावर जनरेटर से ही लेना पड़ेगा। ये इसको मैंडेट कर दिया गया है ताकि आपका जो इंडिया का जो कमिटमेंट है नेट जीरो बाय 2070, उसको ये फुलफिल किया जा सके। वो कैप्टिव पावर प्लांट यूजर होता है, जो कैप्टिव यूजर होता है। देखिए, दीज आर इंडस्ट्रियल यूनिट दैट बिल्ट एंड रन इट्स ओन पावर प्लांट, जो कि कैप्टिव पावर प्लांट होता है, इनसाइड इट्स कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू द फैक्ट्री टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये कैप्टिव पावर प्लांट यूजर क्या होता है कि कोई लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो अपने मेन फैक्ट्री के नेक्स्ट में एक छोटा सा पावर प्लांट सेटअप करता है ताकि उसका जो पावर का जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। सपोज कीजिए एग्जांपल में कोई आपका लार्ज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, ठीक है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, एक मैसिव एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, that run a small 250 megawatt coal-fired thermal power plant inside its complex। ये अपने कॉम्प्लेक्स में एक 250 मेगावाट का एक कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर दिया कि इसका जो भी डिमांड है वो अपना इससे फुलफिल हो जाए। बिकॉज दिस इज द कैप्टिव पावर प्लांट, और इसको ये एल्युमिनियम फैक्ट्री बाहर सोल्ड नहीं कर रहा है, ये खुद अपना इसको यूज़ कर रहा है, एज पर द अपना रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से इसको रन कर रहा है। लेकिन ये कैप्टिव यूजर है, इस पे भी आरपीओ अप्लायंस कंप्लायंस जो होता है, आरपीओ कंप्लायंस लागू होता है फ्रेंड। तो इसको भी इट मस्ट ऑफसेट द टोटल जनरेशन बाय आइदर इंस्टॉलिंग द रूफटॉप सोलर पैनल or by setting wind turbine or use the green power or purchase the green power from the grid to fulfill its non-fossil percentage requirement। मतलब एल्युमिनियम स्मेल्टिंग और जो कि 250 मेगावाट का पावर प्लांट यूज़ कर रहा है, ये कैप्टिव यूजर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा कोल का बर्निंग करता रहे, इस पे भी आरपीओ कंप्लायंस लागू होता है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका पावर का टोटल कंजम्पशन है, इसका एक सर्टेन मिनिमम परसेंटेज आपको नॉन फॉसिल फ्यूल से ही फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसका जो भी
रिक्वायरमेंट है उसका मान लीजिए कि 30% अगर इसका है तो 30% आपको नॉन फॉसिल फ्यूल से ही लेना पड़ेगा। अब आइदर इसके लिए अपना रूफ टॉप सोलर पैनल सेटअप कर ले, या अपने कैंपस के अंदर विंड पावर सेटअप कर ले, विंड टरबाइन लगा दे, या ग्रिड से ग्रीन एनर्जी परचेज करें, ताकि इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो आरपीओ कंप्लायंस है, वो फुलफिल हो जाए। कैटेगरी है फ्रेंड ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स। दीज आर द लार्ज कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स who choose not to buy electricity from their local discom। ये जैसे किसी सिटी के अंदर लार्ज कॉमर्शियल कंज्यूमर्स है या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है जो कि अपने लोकल डिस्कॉम से पावर परचेज नहीं कर रहा है, इंस्टेड दे यूज द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके टू बाय द इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम द थर्ड पार्टी जनरेटर्स एनीवेयर इन द कंट्री। जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपका दिल्ली के अंदर लार्ज कंज्यूमर्स है या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है जो कि दिल्ली के अंदर जो लोकल डिस्को है उससे पावर परचेज नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली आपका बिहार के अंदर कोई पावर प्लांट है, डायरेक्टली उससे पावर पीपीए अपना कर लिया, जितना उसका रिक्वायरमेंट है अपना पीपीए कर लिया, वो ग्रिड से अपना पावर लेना शुरू करेगा, वो लोकल डिस्कॉम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कंज्यूमर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं और इन पे भी आरपीओ कंप्लायंस लागू होता है, और उनको भी बोला गया कि आपको मिनिमम जो मैंडेट है उतना परसेंटेज आपको नॉन फॉसिल एनर्जी ही लेना पड़ेगा।